हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आज हम 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी कि टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलस। ये कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हर चीज़ इंक्लूड है। माना जाता है ऐसे कि अगर मैथ में आपका 12th क्लास में कैलकुलस सही हो तो 70 नंबर लाना कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप 70 नंबर ला सकते हो। तो कैलकुलस की भूमिका क्या है, कैलकुलस क्या है, ये सब चीज़ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैलकुलस क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैलकुलस में कौन कौन सी ब्रांचेज होते हैं, कैलकुलस में कौन कौन सी आपकी अध्याय हैं, इस सब के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ऐसे लिया जाए कैलकुलस का मार्क्स क्या है। कैलकुलस का हिंदी होता है कलन, या इसको कहते हैं गणना करना। ये इसका हिंदी होता है कैलकुलस का कलन या गणना करना। एनसीईआरटी के तहत कैलकुलस जो है वो आपका 44 मार्क्स का है। कितना नंबर का है? 44 मार्क्स का है। तो आपको समझ आ रहा है कि सबसे बड़ा इसमें भूमिका है किसका? कैलकुलस का। अगर मैथ पढ़ते हो, मैथ में अगर कैलकुलस नहीं जानते हो तो फिजिक्स भी आपका बेकार है और केमिस्ट्री भी आपका बेकार। कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है जो हर चीज को सही कर देगा। तो कैलकुलस में हमें पढ़ना है 12th क्लास में, इसका हिंदी होता है कलन या गणना करना, यानी किसी के बारे में जानना। तो कैसे किसी के बारे में जानेंगे? कैलकुलस का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? कैलकुलस के बारे में किसने बताया था कि गणित के जटिल से जटिल प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलस के माध्यम से? तो कैलकुलस के दो ब्रांचेज होते हैं। कैलकुलस दो पार्टों में बटा हुआ है। एक पार्ट को डिफरेंशियल कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, और एक पार्ट को इंटीग्रेशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ अवकलन और इंटीग्रेशन का मतलब हुआ समाकलन। दोनों का थ्योरम अलग अलग गणितज्ञ ने दिया था। डिफरेंशिएशन है जो कि डिपेंड करता है, डिफरेंशिएशन का थ्योरम जो है उसे न्यूटन ने दिया था, और इंटीग्रेशन का थ्योरम जो है उसे लेबिज ने दिया था। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैलकुलस का दो पार्ट है। अगर ये दोनों ना हो तो कैलकुलस में कुछ भी नहीं है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैलकुलस के दो पार्ट है, अगर ये दोनों ना हो तो कैलकुलस में कुछ भी नहीं है। लेकिन दोनों अलग अलग गणितज्ञ ने अपनी विचारधारा दी है, लेकिन अगर दोनों को मिलाया गया तो दोनों एक जैसा था। जैसे कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन मेरे पास हो y बराबर sin x, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि इस फंक्शन में चेंजिंग करना dy बाई dx। डी बाई डी एक्स को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, नहीं अवकलन बोलते हैं। तो इधर क्या करेंगे हम? d sin x बाई dx। तो न्यूटन ने बताया कि dy बाई डी एक्स आप करते हो तो साइन का जो अवकलन होगा वो क्या होगा? आपका कॉस। ये न्यूटन का थ्योरम था। न्यूटन ने डिफरेंशिएशन के थ्योरम दिया था। लेबिज ने कहा, लेबिज ने कि अगर मेरे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हो इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स, तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, या डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या एंटी प्रोसेस है, एक दूसरे के अपोजिट वर्क काम करेंगे। ये सब जैसे हम चैप्टर चलेंगे तो सब चैप्टर में सिखाएंगे आपको। तो यहाँ क्या होगा? y होगा, और cos का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? आपका sin x। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हुआ? 3। तो यहाँ क्लियर रूप से देख रहे हैं हम कि y इक्वल टू साइन एक्स लेकर चले, इसका डिफरेंशिएशन किया तो cos x आया, और फिर इसी का हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या आया? sin x आया। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूटन और लेबिज एक साथ बैठकर दोनों थ्योरम डिफाइन, नहीं, दोनों अलग अलग थ्योरम डिफाइन हुआ। लेकिन जब दोनों को रिलेट किया गया, जोड़ा गया, एक रिलेशन निकाला गया, तो देखा गया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो क्या है वो एंटी प्रोसेस है।
अगर डिफरेंशिएशन जो है उसका एंटी प्रोसेस किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन मिलेगा, और इंटीग्रेशन का एंटी प्रोसेस किया जाए तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन मिलेगा। तो कैलकुलस दो भागों में बटा हुआ है, दो पार्ट में बटा हुआ है। एक इसका मुख्य भूमिका निभाता है अवकलन, और एक निभाता है कौन सा, समाकलन। तो 12th क्लास में किस तरह से कैलकुलस के बारे में पढ़ना है और कौन कौन से ब्रांचेज है जो कि कैलकुलस में आएगा 12th क्लास के लिए और 44 मार्क्स का होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। अब यहाँ एक प्रश्न पूछता है कि कैलकुलस है क्या, व्हाट इज कैलकुलस। कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज कैलकुलस, कैलकुलस क्या है, तो समझिएगा कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस है क्या, y इक्वल टू साइन एक्स, हमने एक राशि लिया, एक फंक्शन लिया जिसे हम फलन कहते हैं। कैलकुलस का परिभाषा को परिभाषित कर सकते हैं कि कैलकुलस गणित की वह शाखा है जिसमें परिवर्तनशील राशियों में होने वाली परिवर्तन के गणना करता है, कैलकुलस कहलाता है। कैलकुलस क्या है, फिर समझ लीजिए इसको बढ़िया से। कैलकुलस गणित की वह शाखा है जिसमें परिवर्तनशील राशियों में, यानी कि वह जो क्वांटिटी होगा वह वेरिएबल होगा, चेंजेबल होगा। परिवर्तनशील राशियों में परिवर्तन की गणना को, उसके चेंजिंग हो रहा है उसका काउंटिंग किया जाएगा, परिवर्तन की गणना को कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस में कम से कम दो राशियां होना चाहिए, दो क्वांटिटी होना एकदम अनिवार्य है। अगर दो क्वांटिटी ना हो तो फिर हम कोई कैलकुलस का कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, तो यह एक आपका फंक्शन है, यह आपका एक फलन है, लेकिन इसमें चेंजिंग हो रहा है। क्या कह रहा है, परिवर्तनशील राशियों में परिवर्तन की गणना को कैलकुलस कहते हैं। तो इसे हम अगर डिफरेंशिएशन करना हो, दो पार्ट इसमें है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई क्या होगा, dx होगा। या इसको हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैलकुलस के दो पार्ट हैं, या तो इंटीग्रेशन कर सकते हो या तो डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं d बाई dx, मतलब अवकलन हो रहा है d साइन x बाई dx। तो dy बाई dx इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा। यह कैसे होगा, यह आपको आगे कैलकुलस के टर्म में बताया जाएगा कि साइन का डिफरेंशिएशन कैसे cos x होता है। यहाँ पर यह जानिए आप कि अगर कोई फंक्शन दिया गया, उस फंक्शन ऐसा होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि दिया गया परिवर्तनशील राशियों के परिवर्तन की गणना को ही हम कैलकुलस कहते हैं। यानी किसी के रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज चेंज हो रहा है तो कैलकुलस है। तो यहां पर दो आपके पास टर्म होंगे, यह कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और यह कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यह है स्वतंत्र चर और यह है स्वतंत्र चर। डिपेंडेंट का मतलब है कि y डिपेंड करता है किस पर, x पर। अगर x को चेंज करते हैं तो y भी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन अगर हम y को चेंज करते हैं तो x चेंज आपका नहीं होगा। तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि y जो है वो डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है, x पर डिपेंडेंट है। अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, लेकिन y चेंज होगा तो x चेंज नहीं होगा। इसलिए x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल है। x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कैलकुलस के बारे में हम लोग को जाना है कि कैलकुलस क्या है। अब आगे बढ़ते हैं कि कैलकुलस के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज आते हैं, कैलकुलस के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज आते हैं, कैलकुलस में कौन कौन टॉपिक को रखा गया है जिसके हेल्प से हम मैथ को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं कैलकुलस जो है 12th क्लास में किस तरह से आपका डिफाइन किया गया है।
तो कैलकुलस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। कैलकुलस क्या है? पर कैलकुलस गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत परिवर्तनशील राशियों में परिवर्तन की गणना को कैलकुलस कहते हैं। यानी कि आपके जो क्वांटिटी है वह क्वांटिटी कैसा होना चाहिए? चेंजेबल होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। अगर उस वेरिएबल क्वांटिटी में अगर चेंजिंग होता है तो चेंजिंग को मेजरमेंट करते हैं, वही मेजरमेंट जो है कैलकुलस कहलाता है। तो चेंजिंग का मेजरमेंट हम दो तरह से करते हैं, एक डिफरेंशिएशन के माध्यम से यानी कि डिफरेंशिएशन के माध्यम से, और एक आपका इंटीग्रेशन के माध्यम से यानी कि एक अवकलन के माध्यम से और एक समाकलन के माध्यम से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 12th क्लास में कैलकुलस के अंदर कितने ब्रांच है और कौन कौन सी ब्रांचेज पढ़ना है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का हिंदी होता है कलन या गणना करना। तो कैलकुलस में आपका 12th क्लास में 2 बुक्स हैं। तो फर्स्ट बुक में कैलकुलस कहाँ से आपका स्टार्ट होगा? ये फर्स्ट बुक है। फर्स्ट बुक में कैलकुलस स्टार्ट होगा लिमिट से। तो लिमिट का टॉपिक हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। लिमिट ये सारा चीज़ हम डिफाइन करते हुए चलेंगे। यहाँ एक बात आपको बता दें कि कैलकुलस में एक ऐसा है जो कि चेन बाई है। अगर आप इसका बेसिक थ्योरम यानी कि जैसे कि इनिशियल पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे तो आगे इसको प्रोसेस के नहीं समझ पाएंगे। इसलिए क्लास का जो वीडियो रोज अपलोड हो रहा है उसको आप रोज देखिएगा, कंटिन्यूअस देखिएगा। ये कैलकुलस में उतना कुछ पावर नहीं है। कैलकुलस क्या है कि अगर आप कंटिन्यूअस हो तभी क्लियर हो पाएगा। कंटिन्यूअस नहीं रहोगे तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होने वाले हैं। और देख लो, अगर एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो एग्जाम से व्यू से आपका कितना नंबर का है? 44 नंबर का है मिनिमम, मैक्सिमम 70 नंबर का भी आ जाता है। तो है लिमिट से। लिमिट्स के बारे में हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज लिमिट। द लिमिट अ ब्रांच ऑफ कैलकुलस इफ एनी फंक्शन डिफाइन एंड गिवन परफेक्ट वैल्यू। लिमिट जो है, सीमा है, वह कलन का वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी अपरिभाषित फंक्शन को परिभाषित करते हैं और तब उसका हम मान ज्ञात करते हैं। इनडिफिनिट फंक्शन को डिफिनिट बनाते हैं, देन फाइंड द परफेक्ट वैल्यू, और उसका एक परफेक्ट वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम 12th क्लास में भी लिमिट के बारे में चर्चा करेंगे और लिमिट के बारे में आपको बताएंगे। लिमिट के बाद जैसे ही आते हैं तो मिलता है कंटिन्यूटी, संतता, कि अगर वो फंक्शन इनडिफाइन था तो इनडिफाइन फॉर्म से उसको हम डिफाइन किए। डिफाइन करने के बाद अब उसको चेक करेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, संतत है कि नहीं है। तो इसमें 3 कंडीशन चेक होता है। एक होता है एल, एक होता है डी और एक होता है आर, जो कि 11th क्लास में भी आपको ये बता दिया गया है। इसको बोलते हैं एल लिमिट, इसको बोलते हैं डी लिमिट और इसको बोलते हैं क्या? आर लिमिट। तो एल लिमिट, डी लिमिट, आर लिमिट अगर तीनों के तीनों इक्वल हो तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होगा वह कंटिन्यूअस होगा। ये भी आपका 11th क्लास का टॉपिक है। फिर भी हम लिमिटेशन बताएंगे, कंटिन्यूटी बताएंगे। उसके बाद आता है आपका डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीय। डिफरेंशियबिलिटी क्या है कि अगर एल लिमिट और आर लिमिट दोनों के दोनों डिफाइन हो तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, जिसे हम डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं, अवकलनीय बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। तो अवकलन का सिंबल देख लीजिए, d/dx होगा। लिमिट का सिंबल क्या होगा? अगर हम y = fx या fx की जगह पर कोई फंक्शन ले लें या y = हम fx ले लें, तो लिमिट में अगर फंक्शन को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, टेंड्स टू, इसको टेंड्स टू पढ़ेंगे। टेंड्स टू मतलब लगभग होता है। टेंड्स टू 0 लिख सकते हो, टेंड्स टू a लिख सकते हो। fx लिमिट के फॉर्मूले लिखना हो। अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखना हो तो d/dx को डिफरेंशिएशन करते हैं, fx होगा। जैसे आप डिफरेंशिएशन सीख लेते हो, सबसे पहले लिमिट, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, उसके बाद अवकलनीय, उसके बाद डिफरेंशिएशन। जैसे डिफरेंशिएशन सीख लेते हो, डिफरेंशिएशन हमने सीख लिया, मान लो कि हमने जोड़ सीख लिया, तो जोड़ का रियल लाइफ में यूज क्या है
हमने जोड़ सीख लिया, घटाव सीख लिया, इसका रियल लाइफ यूज क्या है? तो कैलकुलस में हमने जो डिफरेंस सीख लिया, जो कि न्यूटन ने इस डिफरेंस के बारे में बताए हैं और थ्योरी दिए हैं। डिफरेंस तो हमने सीख लिया, लेकिन इसका रियल लाइफ में यूज क्या है, तो इसी में दिया गया एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस। चैप्टर भी डिफाइन करते चले। ये चैप्टर 5 का है, यानी इसको कह सकते हैं 5.1 का है। ये भी 5.1 का ही है। ऐसे तो यह है 11वीं क्लास में, लेकिन 12th क्लास में इसको बताएंगे 5.1 का है। सब चीज़ तो हम डिफाइन करना बढ़िया से। यह है अवकलनीय है, ये भी 5.1 का है। इसके बाद यहाँ आते हैं तो चैप्टर 5.2 का है। चैप्टर 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5.2 का है। 5.2 से लेकर 5.7 तक यह है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस जो है वो चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट होता है। मतलब कि जो डिफरेंस पढ़े उसका अनुप्रयोग क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो पहला एप्लीकेशन आता है, पहला फर्स्ट जो यहाँ लिखा गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, राशियों में परिवर्तन का दर। अगर कोई राशि जो दिया गया है, क्वांटिटी दिया गया, उसमें कैसे परिवर्तन हो रहा है, कैसे चेंजिंग हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अगर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझना हो तो समझ सकते हैं ऐसे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना हो तो कि अगर यह सर्कल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कैसे होता है। अगर यह सर्कल है, इसका रेडियस दिया गया है मेरे पास कि रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और इस सर्कल का चेंजिंग हो रहा है dr/dt। जो सर्कल है ब्रीथ, इस ब्रीथ में चेंजिंग हो रहा है समय के सापेक्ष। dr/dt मतलब किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपसे क्वेश्चन एराइज कर सकता है कि बताइए कि जब इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर हो जाता है, उस टाइम में dA/dt उसके एरिया में कितना चेंजिंग होगा। यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी में चेंजिंग कैसे हो रहा है। अगर इसके रेडियस में चेंजिंग हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, तो बताइए कि इसका एरिया जो है वह समय के साथ कितना चेंज हो रहा होगा। कब, जब इसका रेडियस कितना हो जाए, 4 सेंटीमीटर हो जाए तब। ये कैसे सॉल्व करेंगे हम, लिखेंगे वी नो डेट, चूंकि हम जानते हैं कि एरिया जो है कितना होता है, πr² होता है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, टी के रिस्पेक्ट में। तो dA/dt बराबर पाई बाहर निकल जाएगा, r² कितना, dr, नहीं टाइम के रिस्पेक्ट में dt। तो dA/dt बराबर पाई r² का डिफरेंशिएशन। अगर 11वीं क्लास पढ़े हो तो तुम जानते हो कि 2r और r का dr/dt हो जाएगा। तो 2πr, dr/dt का वैल्यू तुम्हारे पास दिया हुआ है किस रेट से, 2 सेंटीमीटर, तो 2 पुट कर देंगे। और r का भी वैल्यू दिया है, कब, जब r का वैल्यू कितना हो जाए, 4 सेंटीमीटर हो जाए तब। तो 2π × 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8, यानी 16π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कि इसके एरिया में जो चेंजिंग होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, इसके क्षेत्रफल में जो चेंजिंग होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ये 16π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रफ्तार से होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में ही पढ़ेंगे कि पहला जो टर्म है यह चैप्टर 6 का 6.1 में है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी में चेंजिंग कैसे होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब नोट नहीं करना है, अगर ऐप आप डाउनलोड कर लिए हैं, क्योंकि आज का ये लास्ट वीडियो है मेरा यूट्यूब पर। अब आज के बाद एक भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं चलाएगा। अब जो भी बच्चे ऐप पर आ चुके हैं, जिनका एडमिशन हुआ गया है, जिसका एडमिशन ना हुआ है, वो अपना एडमिशन करवा लीजिए। एडमिशन कराओगे तभी यहाँ से एक्टिव करेंगे। अब इसको वीडियो को पॉज करने के, उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐप में जैसे ही आपका वीडियो है उसके नीचे आपका PDF फाइल दिया गया है। तो PDF फाइल खोलिएगा और आराम से आप उतार सकते हो। कैलकुलस स्टार्ट हो गया है। जिन जिन बच्चों को यहाँ पढ़ना है वह अपना ऐप के माध्यम से एडमिशन करवा ले, रजिस्ट्रेशन करवा ले,
और एक्टिव करवा लें, क्योंकि अब आपका वीडियो प्रतिदिन मिलते जाएगा और एक सिस्टमेटिक ढंग से हर वीडियो के साथ आपका असाइनमेंट होगा। आपका बुक का जो दिया गया है कोचिंग से वो बुक भी बनवाया जाएगा, एनसीईआरटी बनवाया जाएगा और अदर सारे बुक भी बनवाए जाएंगे। यानी कि जैसे आपका क्लास में क्लास चलता था उस तरह से आपका ऐप पर भी क्लास चलेगा। अगर कोई समस्या हो तो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कभी भी आ सकते हो, पूछ कर जा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई समस्या हो तो यहाँ हम लोगों ने देखे हैं कि किस तरह से उस राशि में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो यही चीज़ आपको पढ़ना है क्या, रेंज ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में, यानी राशियों में परिवर्तन का दर, जो कि 6.1 का थ्योरम होगा। चलिए इसको हटाते हैं। अब ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, सब आपका ऐप में पीडीएफ के फॉर्म में दिया रहेगा। एक बार आप वीडियो बढ़िया से देख लो, वीडियो बढ़िया से देखने के बाद आप पीडीएफ के नोट कर लो, कोई समस्या होने वाला नहीं है। 6.2 में हमें मिलता है 6.2 है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, यानी कि कोई राशि जो है, कोई क्वांटिटी जो है वह चेंज हो रहा है तो वह क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये कौन बताएगा, 6.2 का थ्योरम। जैसे कि एक ग्राफ हमने ले लिया, साइन का ग्राफ आप जानते हो इस तरह से चलता है। यह साइन 0 डिग्री है, यह आपका है π/2, यह है 0 यानी कि 180 180 डिग्री, यह है 270 और यह है 360। तो साइन का ग्राफ देखा जाए तो कह सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यही बताएगा। अब यहाँ पर ग्राफ नहीं बना सकते, अब डिफरेंस करके बता सकते हो कि y = जो साइन x है वह इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। y = साइन x जो है, अब बिना ग्राफ के ही तो बता सकते हो डिफरेंस के माध्यम से कि यह जो साइन x है यह इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ देखते हैं हम ग्राफ के माध्यम से कि 0 से पाई पर क्या कर रहा है, साइन इंक्रीज कर रहा है। 0 से π/2 पर, सॉरी 0 से π/2 पर साइन इंक्रीज कर रहा है, π/2 से 180 पर साइन डिक्रीज कर रहा है, फिर 180 से 270 पर साइन डिक्रीज कर रहा है, और फिर देख रहे हैं यहाँ पर कि 270 से 360 पर साइन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ग्राफ के माध्यम से देखा किस किस पॉइंट पर इंक्रीज किया, किस किस पॉइंट पर डिक्रीज किया। बट अब हम डिफरेंस के माध्यम से सीख सकते हैं कि y = साइन x फंक्शन जो है वह किस पॉइंट पर इंक्रीज करेगा और किस पॉइंट पर डिक्रीज करेगा। यह पढ़ना है 6.2 के थ्योरम में। 6.1 6.2। अब चलते हम 6.3। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हिंदी होता है वर्धमान और ह्रासमान। 6.3 क्या है, स्पर्श एवं अभिलंब, टेंजेंट एंड नॉर्मल। स्पर्श एवं अभिलंब, टेंजेंट और नॉर्मल। इसका मतलब यह है कि आप 10th क्लास में या 11th क्लास में हमने बताया है यह A पॉइंट है या B पॉइंट है और यह C पॉइंट है। अगर यह कोऑर्डिनेट इसका है x1 y1, इसका है x2 y2 और इसका है x3 और y3, तो ABC कोलिनियर है, यानी क्या है, संरेख है, कोलिनियर है। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया कि AB का स्लोप निकाला ढाल m1, BC का स्लोप निकाला m2, और यहाँ वह दिखाया मैंने कि m1 = m2। यह 11 क्लास की बात हम बता रहे हैं कि हमने AB का स्लोप निकाला और BC का स्लोप निकाला और यह दिखाया कि m1 = m2 उस कंडीशन में ABC क्या हो गए, कोलिनियर होंगे, यानी कि संरेख हो गए। लेकिन अब इसका यूज करने की जरूरत नहीं है। अब किसी फंक्शन को डेरिवेटिव करते हो, डेरिवेटिव करने के बाद डिफरेंशिएशन करते हो, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका निकाल सकते हो कि वह जो लाइन है, वह जो पॉइंट है, वह आपका कोलिनियर के फॉर्म में है कि कोलिनियर के फॉर्म में है कि नॉर्मल के फॉर्म में है, यानी कि वह संरेख है कि अभिलंब के फॉर्म में। अब कोई फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद
6.4 जो है वो एक्सपेरिमेंट है, यानी कि सन्निकटन मान निकालना, एक्सपेरिमेंट वैल्यू सन्निकटन मान निकालना। उसका सन्निकटन मान क्या होगा? तो किसी भी चीज को मेजरमेंट करते हैं हम, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करते हैं, अर्थ पर तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं। किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट अर्थ पर किया जाए तो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ उसमें एरर होता है, उसी को हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, सन्निकटन एरर बोलते हैं। अगर यह मेरे पास स्क्वायर है, एक वर्ग है, और इसका एक साइड जो है वह 10 सेंटीमीटर है, इस स्क्वायर का एक साइड जो है वह 10 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। इसका एरिया निकालेंगे तो कितना होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि इसका अगर एरिया दिया गया हो और साइड निकालना हो तो अंडर रूट हो जाएगा 100, यानी कितना आएगा? 10 आएगा। बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसका मेजरमेंट किए एरिया का, ध्यान समझिए जो कह रहे हो, इस एरिया का मेजरमेंट किए और इस एरिया का मेजरमेंट जो है वह 99.99 सेंटीमीटर आया, यानी कि 99.99 सेंटीमीटर आया, 99 सेंटीमीटर आया। अब इस कंडीशन में आपसे कहा जाए कि इसका साइड निकालिए तो साइड इक्वल टू होता है अंडर रूट एरिया, यानी ए इक्वल टू अंडर रूट 99.99। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, टफ हो जाएगा अलजेब्रा के मेथड से निकालने से। तो इसके लिए सन्निकटन का यूज किया गया, एक्सपेरिमेंट का यूज किया, यानी अवकलन के सहायता से, डिफरेंस से इसका हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कुछ भी निकाल सकते हैं, वो पॉइंट में हो या किस में हो या किसी भी चीज में हो। ये सब हम केवल डिफाइन कर रहे हैं, समझ लेना, केवल हम डिफाइन कर रहे हैं कि अवकलन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम अपने लाइफ में। उसके बाद आया मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी उच्चतम और निम्नतम। तो उच्चतम और न्यूनतम क्या है? तो अगर कोई कंपनी चल रही है, समझना इस तरह से, अगर कोई कंपनी चल रही है तो उसमें कितना प्रोडक्ट बनाया जाए कि वह कंपनी जो है मैक्सिमम ग्रो करेगा। मतलब कि उसका मार्केट वैल्यू क्या है। मान लीजिए कि यह हम प्रोडक्ट जो है 10,000 बना दिए और मार्केट वैल्यू में इसका सेल ही नहीं हो रहा है, तो फिर इसको अगर इसका रेट जो होगा 10 रुपया होगा और मार्केट वैल्यू में सेल नहीं हो रहा होगा और मेरे पास रखे रखे इसका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, तो इसको हम 8 रुपये में, 7 रुपये में, 6 रुपये में बेच सकते हैं। बेचना काम लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि इसका मार्केट वैल्यू जो है वह क्या हो रहा है? गिरते जा रहा है। यानी कि आपके पास प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेलिंग नहीं है। तो ये बताता है मैक्सिमम और मिनिमम। ये कोई वस्तु जो है अगर किस तरह से उसको, यानी एक्स का इंटरवल पर पुट करने के बाद वह इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, और इंक्रीज और डिक्रीज से निकल कर आया है मैक्सिमा और मिनिमम। तो मैक्सिमा और मिनिमा और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लगभग आपका सेम चीज है। अगर इसको आप समझ जाते हो तो इसको भी आप समझ जाओगे, क्योंकि यह आपका किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में अप्लाई होता है, और किसी फैक्ट्री और किसी कंपनी से रिलेटेड ही इसमें क्या होंगे? क्वेश्चन होंगे। और यह जो होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यह किसी फंक्शन के ग्राफ और डिपेंडेंट क्वेश्चन होगा। जैसे किसी फैक्ट्री में कितना प्रोडक्ट आ रहा है, अगर उस फैक्ट्री में कितना इन्वेस्ट किया जाए या कितना प्रोडक्ट एक दिन में सेल किया जाए, उस कंपनी का प्रॉफिट होगा। ये बताएगा कौन? मैक्सिमा एंड मिनिमा। और यहाँ पर था आपका 4.6 और ये था 4.5। और इस तरह से आपका फर्स्ट बुक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट बुक में 2 चैप्टर है, एक चैप्टर नंबर 5 और एक चैप्टर नंबर 6। अब चलते हैं हम लोग कैलकुलस में सेकेंड बुक में, यानी बुक नंबर सेकेंड में। क्या है बुक नंबर सेकेंड में? मैंने बताया था कैलकुलस में 2 ब्रांचेज, 2 शाखाएं हैं, एक अवकलन, एक समाकलन, एक डिफरेंशियल और एक इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल के बारे में जो थ्योरी है वो न्यूटन से ने दिया था, और इंटीग्रेशन के बारे में जो थ्योरी है वो लेबिज ने दिया था। लेकिन दोनों को जब रिलेट किया गया तो देखा गया कि इंटीग्रेशन जो है वो एंटी प्रोसेस है डिफरेंशियल का,
यानी अवकलन का ठीक विपरीत प्रक्रिया है, क्या है, समाकलन है। तो सेकेंड पार्ट है कैलकुलस का इंटीग्रेशन, समाकलन। तो इंटीग्रेशन दो टर्म में डिफाइन हुआ, एक हुआ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक हुआ डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट का हिंदी होता है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और डिफिनिट का हिंदी होता है निश्चित समाकलन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट टर्म होता है, देखो सिंबल लिखना है यहाँ पर। इंटीग्रेशन, कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इंटू डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। किसका, तो फंक्शन एफ एक्स का। क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। तो सपोज कर लो कि अगर यह छोटा एफ एक्स है और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बड़ा एफ एक्स है। ये छोटा एफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, बड़ा एफ एक्स आ रहा है। किसी भी इंटीग्रेशन को अगर हटाते हो तो कांस्टेंट टर्म जोड़ोगे जो कि सी का काम करेगा। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म को जीरो किया जाता है और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म जोड़ा जाता है। सारा चीज बताया जाएगा आपको कैसे होता है। अब यहाँ पर इस इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जो एफ एक्स का वैल्यू है वो डिपेंड करेगा किस पर, सी पर, इसलिए इसको कहा गया इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी अनिश्चित समाकलन। इसका कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को अलग अलग टाइप से सॉल्व करने पर इसका आंसर भी अलग अलग आता है, डिफरेंट आता है। इसलिए कभी भी आप यह मत सोचिएगा कि हर का आंसर जो है वो बुक से मैच कर जाएगा, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 8 या 9 मेथड हैं आपके पास। तो एक क्वेश्चन को 8 या 9 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं और सबका आंसर जो है वो डिफरेंट आ सकता है इंडिफिनिट में। यह है डिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसे कहते हैं हम निश्चित समाकलन। इसमें वैल्यू दिया गया होगा a टू b। a क्या है, a इज अ लोअर लिमिट और b क्या है, b इज अपर लिमिट। a जो है वो लोअर लिमिट है, b क्या है, अपर लिमिट है। और यहाँ एफ एक्स होगा इंटू क्या होगा, डी एक्स होगा। तो फंक्शन एफ एक्स को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो सपोज कर लो कि एक बड़ा एफ एक्स आया। अब यहाँ पर ध्यान रहेगा कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट होना चाहिए। तब यहाँ पर लोअर लिमिट यह है और यह अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे हम, लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। और यहाँ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपका जो पीडीएफ फाइल होगा उसमें आपको दिख रहा होगा, उसमें होगा आपका अपर लिमिट एफ बी माइनस एफ ए करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। और डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा वो परफेक्ट आएगा। इसको ऐसा समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, इधर हम हटा देते हैं। इसको हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं आसानी से। ये सपोज कर लिया जाए कि y इक्वल टू मेरे पास साइन एक्स एक फंक्शन है। अगर इसका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और निश्चित समाकल, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस होगा। कैसे होगा बताएंगे हम आगे। अब समझिए, सपोज कीजिए कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। आप प्लस क्या जोड़िएगा, सी जोड़िएगा। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स का जो वैल्यू आया वो क्या आया, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब इसका जो वैल्यू है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स डिपेंड करेगा किस पर, सी पर डिपेंड करेगा कि सी का वैल्यू आप क्या पुट करते हैं। इसलिए इसका नाम दिया गया इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन अब समझिएगा डिफिनिट क्या है, डिफिनिट क्या है, ध्यान से दीजिएगा। अगर लिमिट दिया है 0 टू पाई बाई 2, अब इसका एक परफेक्ट वैल्यू आएगा। इसको समझना कैसे, साइन का हमने इंटीग्रेशन किया, सपोज कर लिया जाए, मान लिया जाए क्या आया, कॉस एक्स होता है। कैसे होता है बताएंगे हम जब पढ़ाएंगे तब। 0 से पाई बाई 2 साइन का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉस एक्स, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0। अब इसमें कोई सी काम नहीं करेगा, कोई कांस्टेंट टर्म काम नहीं करेगा। इसको ध्यान से समझना। तो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस कितना 0। कॉस पाई बाई 2 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है 1। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1 होगा। अब यहाँ पर 0 से पाई बाई 2
और साइन एक्स इंटू डी एक्स का हमने इंटीग्रेशन निकाला और एक परफेक्ट वैल्यू आया जो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि डिफिनिट इंटीग्रेशन को किसी भी मेथड से बनाएंगे हम, उसका एक परफेक्ट वैल्यू आएगा जो कि बुक से आंसर मैच करेगा। इस बात को तो हम समझ लेना बढ़िया से। डिफिनिट इंटीग्रेशन का किसी भी मेथड से आप सॉल्व करते हो, उसका आंसर एनसीईआरटी बुक से या किसी भी अदरवाइज बुक से बनाते हो तो उससे उसका आंसर मैच करेगा ही करेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज आपको मिलेगा पीडीएफ में, पहले बता दिए, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप ऐप पर हो तो। अब आया क्या कि आपने इंटीग्रेशन के बारे में जान लिया, इंडिफिनिट और डिफिनिट, सेम से वही बात है कि अगर आपने डिफरेंशिएशन के बारे में जान लिया, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन के बारे में जान लिया, तो उसका यूज कहाँ करेंगे लाइफ में, दैनिक जीवन के लाइफ में कहाँ यूज करेंगे। उस तरह से इंटीग्रेशन तो हमने सर पढ़ लिया, आखिर इसका यूज कहाँ पर है, तो है ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर आता है एक चैप्टर जिसका नाम है कर्व एंड एरिया, जिसे हिंदी में कहते हैं वक्र एवं क्षेत्रफल। कर्व एंड एरिया, वक्र और क्षेत्रफल। तो क्या है वक्र और क्षेत्रफल, इसके बारे में जाने, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने बहुत मेहनत से तो पढ़ा, जैसे जोड़ सीखे, घटाव सीखे, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने के बाद आखिर इसका यूज क्या है लाइफ में, तो आप जानते हो कहाँ पर यूज है। कहीं भी मार्केट में जाते हो, कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हो तो वहाँ यूज करते हो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। ठीक उसी प्रकार से आपने तो इंडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रेशन सीख लिया, तो इसका लाइफ में यूज कहाँ पर है, तो कर्व एंड एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, कर्व एंड एरिया, यानी वक्र एवं क्षेत्रफल। तो अगर यह मेरे पास ऐसे है, इसका हम जानते हैं कि यह सर्कल है, इसका रेडियस r होता है और इसका एरिया निकालना हो तो पाई r स्क्वायर से हम एरिया निकाल सकते हैं, यानी इस फॉर्मूले से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर फिगर मेरे पास ऐसे हो तो यह एक स्क्वायर है, अगर इसका एरिया निकालना हो तो एरिया बराबर a का स्क्वायर होगा, अगर a साइड हो तो। अगर यह फिगर ऐसे हो, जो कह रहे हैं उस बात पर ध्यान से समझना, ऐसे हो तो यह इसका लेंथ होगा, यह इसका ब्रेथ होगा, तो एरिया बराबर एल गुना क्या होगा, बी होगा। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना है कि सबका एक फिक्स इमेज हो, यानी कि एक ऐसा इमेज हो जो हर कंडीशन में डिफाइन हो, ऐसा तो फिक्स नहीं है। तो मान लीजिए कि स्पेस में बहुत सारे इमेज हैं, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे उल्का पिंड है, तो उसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, तब समझिएगा। यहाँ तो सबका फॉर्मूला था, अगर स्पेस में ऐसा कोई पिंड है, इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें दो लिमिटेशन चेक किया जाता है, एक लोअर लिमिट, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक अपर लिमिट, जिसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 20 से। और इंटीग्रेशन के यूज करेंगे एरिया इक्वल टू लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अब फंक्शन डिफाइन कर लो, कौन सा ये फंक्शन है, एफ एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि अब एरिया निकालने के लिए आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, वह एरिया कैसा भी हो, किसी भी फिगर में या किसी भी इमेज में हो, उसका एरिया हम इंटीग्रेशन के हेल्प से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यही इंटीग्रेशन का यूज है एप्लीकेशन के फॉर्म में। जैसे कि हमने सर्कल का एरिया निकाला, तो सर्कल का एरिया आपने प्रूफ किया होगा कि अगर r है तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ज्योमेट्री से प्रूफ किया होगा। लेकिन जब हम एप्लीकेशन पर इंटीग्रेशन सिखाएंगे तो हम प्रूफ करके दिखाएंगे इंटीग्रेशन के हेल्प से, कि अगर यहाँ लोअर लिमिट 0 है और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस r है, तो यह क्या है आपका r है, यानी कि लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है, r है। तो एरिया इक्वल टू लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ एक्स इंटू डी एक्स।
लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ एक्स इंटू डी एक्स, और इसके हेल्प से हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि एरिया जो होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसको प्रूव करके दिखाएंगे। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर कैसे होता है, रेक्टेंगुलर का एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ कैसे होता है, ये हम फॉर्मूला याद रखते हैं। अब इंटीग्रेशन की हेल्प से सारा एरिया या किसी भी चीज़ का वैल्यू हम प्रूव कर सकते हैं, किसका इसका वैल्यू होगा या इसका एरिया होगा। दिया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। उसके बाद लास्ट जो टर्म है वह डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से, यानी कि इसका हिंदी में कहते हैं अवकल समीकरण। हिंदी में कैसे कहते हैं, अवकल समीकरण, यानी इसमें अवकलन भी है और समाकलन भी है। एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें कुछ टाइम तक आपको डिफरेंशिएशन भी करना होगा, कुछ टाइम तक आपको इंटीग्रेशन भी करना होगा, और इस तरह से आपका 12th क्लास का कैलकुलस जो है वह समाप्त होता है। तो अब एक बार हम आपको समझा देते हैं और याद करवा देते हैं, मेमोराइज करवा देते हैं, क्योंकि आपको भी याद होना चाहिए और हमें भी ये सिलेबस याद है। क्योंकि कहीं पर अगर किसी बस से जाना हो तो जब तक आपको नहीं मालूम हो कि बस कहाँ कहाँ रुकेगी तब तक आप सही से सफ़र नहीं कर सकते हो। हर स्टॉपेज में पूछना पड़ेगा कि अब कौन सा स्टॉपेज आएगा, अब कौन सा स्टॉपेज आएगा। तो सिलेबस एक बार रिवाइंड करा दे आपसे, फिर से मेरे साथ आप लोग भी रिवाइज कीजिएगा। कैलकुलस में जो पहला टॉपिक है वह है लिमिट, जिसे हिंदी में हम सीमा कहते हैं। दूसरा टॉपिक जो है वह है कंटिन्यूटी, जिसे हम संतता कहते हैं। तीसरा टॉपिक जो है वह है डिफरेंशिएबिलिटी, जिसे हम अवकलनीय कहते हैं। चौथा टॉपिक जो है वह है डिफरेंशिएशन, यानी इसे हम अवकलन कहते हैं। पांचवा टॉपिक जो है, पांचवा टॉपिक वह है आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन का अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग में आ जाइए। पहला टॉपिक जो है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है, राशियों में परिवर्तन का दर। दूसरा जो टॉपिक है वह है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वर्धमान एवं ह्रासमान। तीसरा टॉपिक जो है वह है टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श एवं अभिलंब। चौथा टॉपिक जो है वह है एप्रोक्सीमेट, यानी कि सन्निकटतम। पांचवा टॉपिक जो है वह है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम एवं न्यूनतम। और इस तरह से आपका फर्स्ट बुक खत्म होता है, जो कि चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 6 है। अब आते हैं हम किसमें, सेकेंड बुक में। तो सेकेंड बुक में चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट होता है। इंटीग्रल टॉपिक का नाम है। इंटीग्रेशन 2 पार्टों में बटा हुआ है, मेरे साथ आप लोग भी रिवाइज करो। इंटीग्रेशन 2 पार्टों में बटा हुआ है, एक इनडिफिनिट और एक डिफिनिट। इनडिफिनिट क्या है, एज टाइप ऑफ इंटीग्रेशन व्हिच वैल्यू डिपेंडेंट ऑन कांस्टेंट टर्म, एक ऐसा समाकलन जिसका मान जो है वह अचर राशि पर डिपेंड करता है। दूसरा टॉपिक है डिफिनिट इंटीग्रेशन, एज टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, एज टाइप ऑफ इंटीग्रेशन व्हिच हैव गिवन परफेक्ट वैल्यू, एक ऐसा समाकलन जो एक निश्चित मान को देता है। तो भी जान ले कि अनिश्चित समाकलन का हर का आंसर जो है बुक से मैच करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम निश्चित समाकलन का आंसर बुक से मैच कर सकते हैं। नीचे आएंगे हम तो क्या है, आपका चैप्टर नंबर 7 यहाँ खत्म हो गया इंडिफिनिट और डिफिनिट में। नीचे हम आते हैं तो दिख रहा होगा आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, चैप्टर नंबर 8। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर हमें क्या पढ़ना है, कर्व एंड एरिया, यानी कैसा भी फिगर हो, ये चैप्टर नंबर 8 में है, कैसा भी फिगर हो उसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं या आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम सिखाएंगे बहुत सारा चीज़ का एरिया जो आप जानते हो उसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे होता है, आपका स्क्वायर का एरिया साइड का होल स्क्वायर कैसे होता है, रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है, ये सारा चीज़ हम प्रूफ करके दिखाएंगे। और लास्ट टॉपिक जो है 9 नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम अवकल समीकरण कहते हैं, और इसमें इंटीग्रेशन का भी यूज है और डिफरेंशिएशन का भी यूज है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखा गया। और इस तरह से चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक 12th क्लास के
टॉपिक में पढ़ना है, 12th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है। और मिनिमम मार्क्स जो है वो आपका आता है कितना नंबर का, तो मिनिमम मार्क्स आता है आपका 44 नंबर का। अब हम कल से डिफाइन करेंगे इच टर्म को। तो पहला टर्म होगा लिमिट्स, जिसके बारे में 11th क्लास में भी हमने चर्चा कर दी है, हमने 11th क्लास में भी बता दिया है। लिमिट क्या है आपको बताया गया होगा। तो किसी भी अपरिभाषित फंक्शन को परिभाषित कर एक निश्चित मान प्राप्त करना लिमिट कहलाता है। ए टाइप ऑफ इंडिफिनिट फंक्शन डिफाइन एंड गिवन परफेक्ट वैल्यू। पहले अनिश्चित है यानी कि अनडिफिनिट के फॉर्म में है, उसको डिफिनिट बनाएंगे और तब उसका एक निश्चित मान हम ज्ञात करेंगे, तो कहलाएगा लिमिट्स। तो नेक्स्ट वीडियो से यहाँ पर केवल कैलकुलस का सिलेबस था। नेक्स्ट वीडियो से यानी कल से हम लोग 16 तारीख से अब ऐप पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों का ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि आपका कैलकुलस 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैलकुलस क्लियर हो गया तो 70 नंबर, हम मिनिमम बात करते हैं 70 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री तो इसी तरह से आपका बेहतर हो जाएगा। तो नेक्स्ट के क्लास में हम लोग मिलते हैं कौन टॉपिक के साथ, लिमिट टॉपिक के साथ। 11th क्लास को बता दें कि 11th क्लास में कैलकुलस पढ़ाए हुए हैं और लिमिट के बारे में डिफाइन किए हुए हैं। तो लिमिट के कुछ फार्मूले हैं जो आप लोग याद करके रहिएगा लोग, तो और बहुत क्लियर होगा। जैसे कि मैंने कुछ फार्मूले बताए हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 अगर साइन x हो बाई x हो तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये सब 11th क्लास में हमने प्रूफ कराया। तो कल हम बेसिक चीज़ें बताएंगे लिमिट्स के बारे में, और ये सब फार्मूले प्रूफ नहीं कराएंगे क्योंकि 11th क्लास में हमने प्रूफ करा दिया आपको। ये सारे फार्मूले हम लिखवाएंगे। तो अगर संभव हो सके तो 11th क्लास की कॉपी खोज कर और ये सब फार्मूले आप याद कर ले, तो कल की क्लास और बेहतर रूप से आपको समझ आएगा। थैंक्स। मैं इसके प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। विदा लेने से पहले एक बार फिर से कह देता हूँ कि जो बच्चे ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो करवा लीजिए, क्योंकि कैलकुलस जो है वह स्टार्ट हो चुका है। यह निकल गया तो फिर सब कुछ हाथ से निकल गया 12th क्लास के लिए। ये लास्ट वीडियो था यूट्यूब का, अब यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं अपलोड होगा। थैंक यू।